मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसके बारे में पता है ये फिफ्थ हेड है हमारा। ग्रॉस टोटल इनकम जिसमें निकालते हैं, हमारे 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन, एंड द फिफ्थ हेड इज आईएफएस, जिसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको इन पांचों को मिला के ही हमारी ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाती है। और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका कुछ नाम क्यों नहीं अदर सोर्सेज क्यों कहा गया? क्योंकि ये इसमें जितने भी इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो अदर जो 4 हेड्स हैं, सैलरी, पीजीपी, एचपी और हमारा कैपिटल गेन, इनसे बची हुई इनसे जो इनके हेड में जो इनकम नहीं आती, वो इनकम हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम और क्या नाम दे सकते हैं? तो इसको हम एक तरह से रेसिड्यूरी हेड ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। रेसिड्यूरी मींस बचा हुआ, यानी कि जितनी भी बची हुई इनकम होती है आफ्टर जो इसमें सैलरी, पीजीबीपी, एचपी और कैपिटल गेन से बची हुई, इसमें जो चार्जेबल नहीं होती, वो इस हेड में डाल करके इसे टैक्सेबल किया जाता है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम फिर जो सेक्शंस हैं वो 56 टू 59, जैसे कि आपको पता है कि हर सेक्शन में हम हर हेड में हम हमारी जो सेक्शंस होती हैं, यहाँ पर जो सेक्शंस यूज होती हैं वो 56 टू 59 होती हैं। सेक्शन 56 जो है वो चार्जेबल सेक्शन है। चार्जेबल सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी इनकम टैक्सेबल है, ये सेक्शन है, चार्जेबल सेक्शन यानी 56 है, ये हमें ये बताता है कि कौन सी इनकम इस हेड के अंदर टैक्सेबल मानी जाएंगी। सेक्शन 57 वो भी है। 57 के बारे में क्या बताता है कि एक्सपेंडिचर्स, वो सारे एक्सपेंडिचर बताता है जो इस हेड के अंदर आने वाली इनकम में डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शंस आर अलाउड एज अ एक्सपेंडिचर विद अंडर दिस जो इनकम है, यानी कि इनकम जो है उसके अंदर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनकम होती है उसमें जो एक्सपेंडिचर किए होते हैं उसमें डिडक्शन, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसमें डिडक्शन मिलेगी। ओके, फिर अब आता है कि सेक्शन 58। सेक्शन 58 हमें ये बताता है कि जो सारे ही एक्सपेंडिचर ऐसे नहीं है जिसकी डिडक्शन मिल जाए। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे भी हैं जिनको जो डिडक्शन जिन पर नहीं मिलती है, मतलब यानी कि बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, डिडक्शन इज नॉट अलाउड, यानी कि कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जिस पर एग्जम्पशंस नहीं अलाउ होती है। ठीक है, नाउ अब हम 56 को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मेन यही है, चार्जेबल सेक्शन है। क्योंकि इसको सेक्शन 56 को हमने 2 भागों में बांटा। वो कौन से 2 भाग है? फिर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 जो कि जनरल इनकम के नाम से माना जाता है। जनरल इनकम का मतलब क्या है कि वो ये बताता है, जो सेक्शन 50 से सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जो वो सारी इनकम इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगी, इस इनकम में आ जाएंगी जो कि अंडर सेक्शन 10 में नहीं आई हो, मतलब जो नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है वो सब जो एक तो वो सारी हेड्स जो जो सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में जो इनकम नहीं आई होंगी वो इनकम इसमें आ जाएंगी। एंड इनकम नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, जो अंडर सेक्शन में एग्जेम्प्टेड नहीं है इनकम, वो इसमें आ जाएंगे। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे कौन सी इनकम अंडर सेक्शन 10 में है एग्जेम्प्टेड, कौन सी नहीं है। बाकी आपको ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो 4 हेड्स हैं जो आपके सैलरी, एचपी, पीजीपी एंड कैपिटल गेन, इसमें जो इनकम नहीं आएंगी उनको हम अदर सेक्शन यानी अदर सोर्सेज में हम उसको टैक्सेबल कर लेंगे। तो यानी 56(1) हमें ये बताती है, एक जनरल आइडिया देती है। अब आता है कि सेक्शन 56(2) हमें क्या बताती है? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ये स्पेसिफिक इनकम को बताती है। ये कम से कम अब आप अगर बुक खोल के देखेंगे तो उसमें कम से कम 58 करीब ये इनकम है जिनको इन्होंने बताया है एक 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 करके। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इनकम को ही डिस्क्राइब करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जो जिसमें कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट है, कैसे टैक्सेबल ट्रीटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, थोड़ा सा उस चीज को मैं यहाँ पर हाईलाइट करते हुए, क्योंकि बाकी तो आपको एक लाइन से ही समझ में आ जाएगा कि क्या इनकम करनी है, कैसे करनी है, लेकिन कुछ इनकम ऐसी है जिसमें आपको
आपको ज्यादा टैक्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में ध्यान देना है कि कैसे करना है। तो स्पेसिफिक इनकम, और ये इनकम स्पेसिफिक इसलिए रखी गई है कि इन सारी इनकम जो है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में दी गई है, वो सारी इनकम आपकी जो टैक्सेबल होंगी ही होंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ना कि उनके लिए हमें ये ध्यान देने की बात नहीं है कि वो किसी और इनकम में आई है कि नहीं आई है। तो वो वाली इनकम सारी हमारी हम इसी हेड में ला करके और इसको टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा आते हैं, अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखनी पड़ती है। अक्सर ये क्वेश्चन में इनका डिस्क्रिप्शन होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इसमें टैक्स ऑफ ट्रीटमेंट का थोड़ा सा अलग से है, इसलिए इसको और भी जरूरी हो जाता है कि ध्यान से देखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम को हम क्या कहेंगे? कैजुअल इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं? आकस्मिक इनकम। आकस्मिक इनकम का मतलब क्या होता है कि जो हमें अचानक से मिली हो। और अचानक से कौन सी इनकम मिलती है? या तो आप गैम्बलिंग करा हो किसी भी एसएससी ने, या बैटिंग करी हो, या कार्ड गेमिंग करी हो, रेस करी हो, केबीसी में चला गया हो, एग्जाम जीत करके ले आया हो, लॉटरी से जीता हो। तो इस तरीके की जो इनकम होती है वो कैजुअल इनकम होती है। इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि किस चीज से इनकम हुई है। और सबसे बड़ी सबसे चीज ये ध्यान रखिएगा, ये इनसे होने वाली इनकम में जो टीडीएस लगता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जिसे हम कहेंगे, इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट रेट। मैंने फ्लैट रेट इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अभी तक जो इनकम आपने पढ़ी और टैक्स जो पढ़ा आपने टैक्स डिडक्शन, वो स्लैब रेट के हिसाब से, यानी 5, 20 एंड 30 जो अभी आप पढ़ते आ रहे हैं, टैक्स जो डिडक्शन होता है वो स्लैब रेट में होता है। स्लैब के अनुसार होता है कि 2,50,000 तक नील है, उसके बाद आपकी 10 लाख तक 5% है। इस तरीके से आपका 5 लाख तक 5% है। इस तरीके से आपको पता है कि स्लैब वाइज चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ भी आप चाहे गैम्बलिंग से जीते, बैटिंग से जीते, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, यानी किसी भी चीज से, केवी से, लॉटरी से, किसी चीज से भी अगर जीते हैं, तो आपको वो पूरी इनकम पर 30% आपको देना होगा। ना कि आप पहले उसे जोड़ेंगे और स्लैब में उसे माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पर 30% पूरे के पूरे अमाउंट पर 30% आपका लग जाएगा उस पर। जनरली क्या होता है, ये 30% जब आप कहीं से भी केबीसी से जीते हो या कहीं लॉटरी से जीते हो, कहीं से भी जीते हो, तो आपको 30% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपको वहीं से ही कटा करके मिलता है। बट अगर हेंस इज ऑलवेज ग्रॉस अप वाइल कैलकुलेटिंग, लेकिन जब आपको कट कटा के मिल गया, लेकिन जब आप इसको कट कटाने के बाद जब आपको मान लीजिए 3 लैक्स ने आपने जीता था, 3 लैक्स में 2,50,000 आपको मिला, 2,50,000 का आप फिर ग्रॉस अप करोगे। आपको पता है 30% आपका कट गया है, लेकिन जब आप अपनी इनकम बनाएंगे, आप टोटल लायबिलिटीज आप जोड़ेंगे, तो उसमें क्या करेंगे आप? नेट अमाउंट रिसीव्ड को, जो नेट अमाउंट रिसीव हुआ उसको ग्रॉस अप करेंगे। ग्रॉस अप का मतलब, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना अमाउंट आपने जीता या कितना अमाउंट आपने किस हिसाब से उन्होंने काटा, आप ये आप मान के चल रहे हैं कि 30% उन्होंने काट दिया है, उसको अपने हिसाब से आपने जब एसएससी अपनी अर्निंग जोड़ेगा तो उसको ग्रॉस अप करके लिखेगा। और ग्रॉस अप करने का मतलब का स्टाइल क्या है? नेट अमाउंट रिसीव्ड इनटू 10 इनटू 100 अपॉन 70, यानी कि इसको ग्रॉस अप कर लेंगे और ग्रॉस अप वाला अमाउंट एसएससी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेगा। ठीक है, अगर कोई, हाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है इस इनकम में कि वैसे तो क्या है, हमने अभी सेक्शन 57 में पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड। अगर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोर्ट को इनकर करने में अगर कोई एक्सपेंडिचर किया गया है तो वो उसका डिडक्शन अलाउड होता है। लेकिन यहाँ कैजुअल इनकम में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये इनकम ऐसी है कि अगर इसके ऊपर कुछ भी खर्च किया गया होगा तो वो इनकम, वो एक्सपेंडिचर आपकी डिडक्टेबल नहीं होगा। तो इफ एनी एक्सपेंडिचर ऑकर्ड ऑन कैजुअल इनकम, यानी कि लॉटरी करने के लिए कोई ब्रोकर आपने टिकट बेचने के लिए भेजा है, या टिकट लाने के लिए करा है, या कोई अलग कोई और एक्सपेंसेस दिए हैं, तो उन पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सिर्फ इफ एनी एक्सपेंडिचर ऑकर्ड ऑन कैजुअल इनकम, इट इज नॉट अलाउड फॉर द डिडक्शन। ठीक है,
अब आते हैं कि अगर ये तो था कि लॉटरी है, गैम्बलिंग है, इस तरीके की कैजुअल इनकम अगर होंगी तो आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट, टैक्स ऑफ ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अगर कैजुअल इनकम आपको हॉर्स रेस से हुई है, यानी कि हॉर्स रेस को जीतने से हुई है, हॉर्स रेस का लगाई आपने और उसमें जीत गए कुछ अमाउंट, उसमें उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, अगर हॉर्स रेस में अगर आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग कर रहे हैं, यानी कि उन घोड़ों की आप देखभाल कर रहे हैं, उनके रखरखाव पर खर्च कर रहे हैं और उससे कोई इनकम, और फिर आप हॉर्स खिलवाते, रेस खिलवाते हैं और उससे कोई इनकम होती है, ये तो या ओनिंग मेंटेनिंग करने ही से ही आपको कोई इनकम हो जाती है कि कोई आपका घोड़ा खरीद के ले जाता है, इस तरीके से कोई भी इनकम अगर होती है तो वो तो एज अ स्लैब रेट जुड़ेगी तो इनकम फॉर अदर सोर्सेज में, लेकिन वो उस पर जो टैक्स लगेगा वो एज अ स्लैब रेट टैक्स ही लगेगा। स्लैब रेट टैक्स मतलब क्या है, वो पूरी की इनकम जुड़ जाएगी, फिर जैसे हम 5, 10, 5, 20, 30 ऐसे लगाते हैं स्लैब, लास्ट में उसी तरीके से लग जाएगा। लेकिन अगर हॉर्स रेस के रनिंग से कोई फायदा हुआ है, यानी कि हॉर्स रेस खेली आपने, उस रेसिंग से अगर कोई फायदा हुआ है तो उसमें हम स्लैब टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसमें 30% वाला फ्लैट रेट लगेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कि अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग कर रहे हैं तो स्लैब टैक्स लगेगा उसकी इनकम पर, अगर रनिंग से कोई इनकम हुई है तो उस पर हम फ्लैट टैक्स लगाएंगे, यानी 30% पूरा लग जाएगा। ठीक है, फिर इफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग, एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि वो व्यक्ति अगर हॉर्स की जगह किसी और एनिमल का रख रखाव करता है, किसी और एनिमल की देख रेख करने से उसे पैसे अर्निंग होती है, तो वो हमारी कहाँ पे होगी, तो वो कहेंगे कि वो फिर हमारी हॉर्स, सिर्फ हॉर्स रेस की ओनिंग एंड मेंटेनिंग को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ते हैं। बट अगर अदर एनिमल, कोई पेट्स की, कोई गाय की करता है, इस तरीके से उन सबके इस तरह हॉर्स को छोड़कर कोई और एनिमल का रख रखाव का काम कर रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, नॉट इनकम और अदर सोर्सेज में। ओके, लॉटरी, अच्छा इसमें एग्जाम्पशंस क्या है ये ध्यान रखिएगा, लॉटरी, क्रॉसवर्ड एक्सेट्रा, इनसे अगर कोई इनकम हुई है अदर देन हॉर्स रेस, है ना, तो अगर लॉटरी, क्रॉसवर्ड, इन सब से अगर कोई इनकम हुई है तो वो 10,000 तक आपकी एग्जेम्प्टेड है। 10,000 के बाद अगर 10,001 रुपीज भी अगर इनकम होती है तो उस पर टैक्स लगेगा। हॉर्स रेस का 5,000 और लॉटरी तक का है 10,000। ठीक है, ये एग्जेम्पशन स्लैब है जहां पर आपको यहाँ इतने तक अगर इसके अंदर या इतने तक आपको अगर प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब आते हैं, ये आपको कैजुअल इनकम के बारे में पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, क्योंकि इसका शॉर्ट नोट भी आता है कि कीमैन, व्हाट डू यू मीन बाय कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं आपको बता दूं कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय के बारे में ये सोचता है कि ये एम्प्लॉय मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसके चले जाने से मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो क्या करता है कि उससे वो उस लॉस को खत्म करने के लिए वो क्या करता है, उस व्यक्ति के नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, सो दैट कि अगर कभी किसी कारण से ये एम्प्लॉय या तो बिजनेस छोड़ के चला जाए या किसी कारण से इसकी सपोज डेथ हो जाए, तो उसमें उसको होने वाला जो लॉस है उस आदमी की वजह से वो उसे कवर हो जाए पूरा। तो इस तरीके की जो अगर कोई एम्प्लॉयर पॉलिसी लेता है तो वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, अब इसको टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? जो एम्प्लॉयर का कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, जो एम्प्लॉयर लेगा, तो उससे जो उसकी उससे उसको जो फायदा होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी में। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय को अगर फायदा होगा उससे, उसकी पॉलिसी अगर मान लो कंप्लीट हो जाती है, उसका क्लेम मिलता है, तो उससे अगर उसको और जो एम्प्लॉय को उसको हिस्सा मिलता है तो वो कहाँ जाएगा, वो, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो वो अंडर द हेड ऑफ सैलरी चला जाएगा, और वो किसकी सैलरी में जाएगा, एम्प्लॉय की। ठीक है,
लेकिन सपोज अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उस केस में उसका पैसा किसको मिलता है, उसके लीगल हायर को मिलता है, यानी यानी सपोज उसकी वाइफ को मिलता है, तो हम उसको जो वाइफ को होने वाली जो इनकम है वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में हम सिर्फ उस पार्ट को देखेंगे, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उसका पैसा उसके लीगल हायर को मिला है, लीगल हायर कोई भी हो सकता है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका बेटा भी हो सकता है, जो कोई भी हो, उस लीगल हायर के जो जब ऐसे वो एज एसएससी अपना टैक्स भरेगा तो उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इस अर्निंग को टैक्सेबल करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पता चल गया। रेमोनरेशन ऑफ एमपी एमएलए, ये ध्यान रखिएगा, रेमोनरेशन जो है एमपी एमएलए को जो रेमोनरेशन मिलता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा का पूरा लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि उनको तो सैलरी एक तरह से मिल रही है, रेमोनरेशन उनकी सैलरी है, लेकिन नहीं, ये उनकी सैलरी नहीं मानते, हम रेमोनरेशन मानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उन्हें रेमोनरेशन दिया जा रहा है वो एक तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरह नहीं दिया जा रहा है, वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है, वहां उनको एक तरह से रेमोनरेट किया जा रहा है उनके काम के लिए। तो यहाँ इसलिए इनकी जो रेमोनरेशन एमपी और एमएलए को दी जाती है उनकी इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इनकी रेमोनरेशन जो मिलेगा वो तो टैक्सेबल होगा, बट अलाउंसेज उसके जो उनको दिए जाते हैं वो अलाउंसेस सारे टैक्स फ्री होते हैं। किसी भी तरीके का अलाउंसेस, जैसे गाड़ी को चलाने का गाड़ी उन्हें दी जाती है और तरीके के अलाउंसेस हैं, तो वो जो अलाउंसेस जितने भी दिए जाएंगे वो सारे अलाउंसेस उनको टैक्स फ्री होते हैं। सिर्फ सैलरी अगर होती है तो वो सैलरी के नाम पर अगर रेमुनरेशन दिया जाता है वो रेमुनरेशन इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब आता है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये भी अक्सर आपके क्वेश्चन में देखने को ये पॉइंट मिल जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इनकम ऑन सिक्योरिटीज और इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट्स, ये दोनों चीजें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं। कैसे ट्रीट होंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कौन सी होती है, बॉन्ड है ना, ये सारी चीजें, शेयर्स हैं, ये सिक्योरिटीज कहलाएंगी। तो यहाँ पर हम दो भागों में बांटते हैं, इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है, उसे आरबीआई से मिल रहा है, गोल्ड बॉन्ड से मिल रहा है, या किसी अदर सिक्योरिटीज का मतलब कंपनी की सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो अपनी शेयर्स वगैरह टाइम टू टाइम बॉन्ड्स निकालते हैं उनसे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें अगर उसने इन्वेस्ट किया उनसे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम ये चीजें, तीन चीजें ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखिए, इस टेबल से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को हमने दो भागों में बांटा, लेस टैक्स सिक्योरिटीज जो कि नो नीड टू ग्रॉस अप, यहाँ पे लेस टैक्स सिक्योरिटीज इसलिए कहा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम टैक्स नहीं देते हैं। कॉमर्शियल में क्या होता है कि हम दो भागों में बांट लेते हैं, यहाँ पर अगर कॉमर्शियल में परसेंटेज दिया हुआ है ना, यहाँ पर अगर कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में परसेंटेज अगर गिवन है कि इतने परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर इस तरीके से परसेंटेज शोन है तो उसके इंटरेस्ट को ग्रॉस अप नहीं करते हैं, जब वो उसके इंटरेस्ट मिलता है उसे तो उसको ग्रॉस अप नहीं करते। लेकिन इफ अमाउंट इज गिवन लिस्टेड अनलिस्टेड अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसको ग्रॉस अप किया जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अमाउंट में ये कहा गया है कि उसे 4,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट मिले फ्रॉम दिस कंपनी, अगर इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में, परसेंटेज इज नॉट गिवन कि 4% इंटरेस्ट दिया जाता है शेयर्स खरीदने पर, उसने 4 लाख के शेयर खरीदे, इस तरीके से अगर नहीं दिया जाता, सिर्फ अमाउंट दिया जाता है कि 4,000 उसे एज ए इंटरेस्ट मिले फ्रॉम दिस सिक्योरिटी, तो उस केस में उस अमाउंट को हम ग्रॉस अप करेंगे और तब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैंने ये दिखाया था कि आपको इनकम फ्रॉम बॉन्ड, अगर आरबीआई के बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है या कोई गोल्ड बॉन्ड होते हैं जिसमें ईयर लिखा रहता है 81, इस तरीके से 85, 86, इस तरीके से अगर ईयर लिखा हुआ है तो वो जो, उससे आप समझिए ये गोल्ड बॉन्ड है और ये सिक्योर्ड बॉन्ड है ज्यादातर, तो उसमें आपको कोई भी मतलब एक तरह से वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हम टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में, हम इस वाले कॉलम में अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड टैक्स वही वाले हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट वाले कौन से हो गए, आरबीआई
या हमारी गवर्नमेंट कभी-कभी लेस उस इंटरेस्ट पर कुछ एग्जम्पशंस दे के साथ में सिक्योरिटीज जो है वो इशू करती है, तो उसमें अगर इन्वेस्ट किया तो वो इस वाली कैटेगरी में आएगा जो यहाँ लेस टैक्स सिक्योरिटीज मैंने दे रखी है यहाँ पर। और अगर टैक्स फुली एग्जेम्प्टेड है, जैसे फुल्ली एग्जेम्प्टेड कौन सी है, आरबीआई का है या गोल्ड बॉन्ड है, अगर ऐसे सिक्योरिटीज में करा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम द टैक्स। और कॉमर्शियल सिक्योरिटीज के बारे में मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया, वही चीज यहाँ पर है कि कौन सी सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप करेंगे और कौन सी सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान में रखनी है इसमें कि अगर सिक्योरिटीज को, अगर कोई एसएससी है जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर एक इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर उसने 4-5 साल में एक बार लिया, शेयर्स में पैसा लगा दिया, सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया और उसको एक किनारे रख दिया 5 साल के लिए, इस तरीके से और उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर 5 ईयर, तो वो इस तरीके से अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहा है और उस पर इंटरेस्ट उसे गेन हो रहा है, तो वो तो हम अंडर हेड आईएफएस करेंगे, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसे टैक्सेबल करेंगे। लेकिन अगर वो एज अ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो खरीद रहा है बेच रहा है, आपने एक साल में उससे स्टॉक खरीदी और दूसरे साल में, जैसे हम इंट्राडे जिसे एक तरह से कहते हैं, इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स जिसे होता है कि अगर सिक्योरिटीज को वो खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, इस तरीके से बार बार कर रहा है, तो उससे होने वाली जो इनकम है, उससे इंटरेस्ट से होने वाली जो इनकम है वो पीजीडीपी में आएगी, ना कि उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करेंगे। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज समझ में आई। अब मैंने कहा था कि दो तरीके से इंटरेस्ट मिल सकता है, या तो सिक्योरिटीज पे या बैंक पे। बैंक का बिल्कुल सीधा सा फंडा है, बैंक डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर सेविंग बैंक में अगर कोई एफडी वगैरह है या वैसे भी आपके सेविंग बैंक में इंटरेस्ट वो डिपॉजिट्स है किसी भी तरीके की, तो बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट सिर्फ 5000 तक अंडर सेक्शन टीटीए एग्जेम्प्टेड है। 5,000 तक। वो 5,000 कैसे होगा, 5,000 आपको पहले जोड़ लिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, फिर आप अंडर टीटीए में आप उसको डिडक्शन उसकी ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ, लेकिन अगर इसी तरह अगर मान लो कई सारी डिपॉजिट्स हैं और कई सारे बैंक हैं, सेविंग बैंक है, 3-4 बैंक में आपका अकाउंट है और बहुत सारी है, तो उसमें जो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल टीटीबी हमें क्या करती है, अंडर सेक्शन टीटीबी कहती है कि अगर आपके आपके अकाउंट एक ना होकर के 4-5 अकाउंट है, तो उन 4-5 अकाउंट का टोटल जोड़ करके जो इंटरेस्ट आएगा उस डिपॉजिट्स पर आपके, तो वो टोटल आपका 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 से ज्यादा है तो फिर वो आपका एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, यानी 50,000 से ज्यादा वाला जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगा और वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो टैक्सेबल मान लिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बैंक का। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट के लिए क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में ये देखा जाता है कि 3,500 रुपीज तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है, दो लोगों के नाम से अकाउंट है, तो 7,000 तक जो अमाउंट है, 7,000 तक का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। तो यहाँ तक हमने सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम बैंक के ऊपर अगर बैंक डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है या सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। आगे हम अभी पढ़ेंगे, अभी काफी सारे हेड्स बचे हुए हैं, गिफ्ट का मेन बचा हुआ है, आपका पेंशन का बचा हुआ है, फैमिली पेंशन को कैसे ट्रीट करते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।